हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री जो आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो आपका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ठीक है, पेपर फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो आज हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में फंसने के भी पूरे चांसेस है। ठीक है, तो यार इनको एकदम मस्त तरीके से तैयार करना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और यार अगर चैनल पे न हो भैया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब बायर स्ट्रेन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डिस्क्राइब बायर स्ट्रेन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आपका फंसेगा जरूर। डिस्क्राइब बायर स्ट्रेन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, अर्थात बायर के विकृति सिद्धांत तथा तनाव रहित रिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखो एक चीज यहाँ पे जान लो, आपसे ये रिंग स्ट्रेन थ्योरी पूछा जाए, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, ये जो कह रहा है ना थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, ये पूछा जाए, ये आपसे सैचे मोहर थ्योरी पूछा जाए। बात देखिए है। ठीक है, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। आपसे थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग पूछा जाए या आपसे पूछा जाए सैचे मोहर थ्योरी, दोनों एक ही सिद्धांत है। ठीक है, तो इस पर आपको वही बताएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे बायर स्ट्रेन थ्योरी बताई हुई है, फिर आगे हम आपको बताएंगे सैचे मोहर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बायर स्ट्रेन थ्योरी को समझ लेते हैं। तो हमने लिखा इन 1885 बायर इनिशिएटेड द थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। अर्थात 1885 ईस्वी में बायर ने, जो बायर नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दिया जो कि एक्सप्लेन करती है क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व को किसके, द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। अर्थात 1885 ईस्वी में साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बायर ने एक थ्योरी दी जिसे बायर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया बायर स्ट्रेन थ्योरी इस फैक्ट पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि नॉर्मल देखो कहा गया नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। ध्यान से समझना, पहले ये कहा गया कि इन 1885 बायर इनिशिएटेड द थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। अर्थात बायर ने 1885 ईस्वी में साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी जिसे बायर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। फिर कहा गया बायर स्ट्रेन थ्योरी इस फैक्ट पर आधारित है कि नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। और क्या बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स है, अर्थात जो साइक्लोएल्केन्स की स्थायित्व है वो एंगल स्ट्रेन, अर्थात एंगल स्ट्रेन का क्या मतलब हो जाएगा, कोण, और स्ट्रेन का मतलब तनाव, कोण तनाव पर डिपेंड करता है। फिर लिखा गया साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक अनस्टेबल होता है। और देखो ध्यान से समझो इस बात को, आपसे कहा गया साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन अर्थात जो आपका कोण तनाव है वो जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल अर्थात अस्थायी होगा। तो बायर का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। देखो बायर नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना यहाँ पे, बायर नामक जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, साइक्लोएल्केन, जो कुछ साइक्लोएल्केन है उनके स्टेबिलिटी को निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे बायर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जो साइक्लोएल्केन्स उनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए। फिर कहा गया बायर स्ट्रेन थ्योरी इस फैक्ट पर आधारित है कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, किसका, साइक्लोएल्केन्स का। बायर स्ट्रेन थ्योरी इस तथ्य पर आधारित है, इस फैक्ट पर आधारित है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थात जो आपका एंगल स्ट्रेन होगा उस पर आपका कौन निर्भर करेगा कि साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी की, मतलब साइक्लोएल्केन्स कितना स्थायी है वो आपका एंगल स्ट्रेन के आधार पर बताया जाएगा। कहा गया साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक अनस्टेबल होता है। मतलब एंगल स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल होगा। और कहीं एंगल स्ट्रेन कम हो, देखो जब ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा, और कहीं एंगल स्ट्रेन कम हो तो वो क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान समझ लो, इस बात को समझ लेना।
लेना इस बायर स्ट्रेन थ्योरी की। कहा गया अगर एंगल स्ट्रेन अधिक होगा तो उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर एंगल स्ट्रेन कम हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है आपका बायर स्ट्रेन थ्योरी की। फिर लिखा गया इन्होंने यह भी बताया कि साइक्लोएल्केन्स में कार्बन जो होता है कोप्लेनर एक ही तल में होते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि साइक्लोएल्केन्स में कार्बन कोप्लेनर एक ही तल में होते हैं। और फिर नीचे हमने एग्जांपल दिया, देखो जैसे साइक्लोएल्केन का एक एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस पे 3 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये। अगर इस पे नॉर्मल एंगल की बात करें तो यहाँ पे 60 डिग्री का होता है, लेकिन बायर के अनुसार क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, बायर के अनुसार 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो आप यहाँ से एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो, अर्थात कोण तनाव निकाल सकते हो। तो वो आपका 1/2 से उस पर गुणा करना है, और बॉन्ड एंगल बायर के अनुसार ये, और उसमें से 60 डिग्री ये बॉन्ड एंगल, तो उसको घटा देना, जिससे आपका जो एंगल स्ट्रेन निकल के आएगा वो 24 डिग्री 44 मिनट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, 24 डिग्री 44 मिनट आपका निकल के आ जाएगा क्या, एंगल स्ट्रेन। तो इसको आप नोट कर सकते हो सिंपल, कैसे आया एंगल स्ट्रेन आपका 24 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे देना साइक्लोप्रोपेन का कि आपका पहले तो बॉन्ड एंगल 60 है, लेकिन बॉन्ड आपका बायर के अनुसार बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ से एंगल स्ट्रेन निकाला गया, इतना आया 24 डिग्री 44 मिनट। और यही आपका एंगल स्ट्रेन क्या दिखाएगा कि साइक्लोप्रोपेन कितना ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, तो सिंपल ये बात है कि एंगल स्ट्रेन जितना अधिक होगा उतना ही आपका क्या होगा, अगर एंगल स्ट्रेन अधिक है तो आपका क्या होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो वही चीज़ बताएगा ना, अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो वह अधिक अनस्टेबल अर्थात अस्थायी होगा, लेकिन अगर एंगल स्ट्रेन कम है तो वो स्थायी होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आप समझ लेना बायर स्ट्रेन थ्योरी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये थ्योरी है और ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है पूरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप चलते, देखो बायर स्ट्रेन थ्योरी पूछा गया था और आपसे पूछा गया था थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, तो इसको भी बता दे आपको। आप देखो बात करें थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स, जिसे कहते हैं सैचे-मोहर थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग या सैचे-मोहर थ्योरी, ये क्या होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन और अदर साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सैचे एंड मोहर ने 1918 में एक थ्योरी दिया जिसे सैचे-मोहर थ्योरी कहते हैं, या आप सैचे-मोहर थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग कहते हैं। देखो हमने लिखा कि साइक्लोहेक्सेन और अदर साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सैचे एंड मोहर ने 1918 में एक थ्योरी दिया जिसे सैचे-मोहर थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग कहते हैं। ठीक है, फिर कहा गया सैचे-मोहर थ्योरी के अनुसार साइक्लोएल्केन्स के कार्बन कोप्लेनर में नहीं होते। आपका बेयर के अनुसार था कि कोप्लेनर में होते, लेकिन सैचे-मोहर के अनुसार कोप्लेनर में नहीं होते। यदि रिंग इस प्रकार मुड़ जाए या फैल जाए, या आपसे कहा जाए रिंग को फोल्डेड कंडीशन में ले जाया जाए, तो उससे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बना रहे तो रिंग स्ट्रेन से रिलीव्ड हो जाएगी। जो रिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रेन अर्थात तनाव से रिलीव्ड अर्थात मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान समझो, यदि रिंग को इस प्रकार से मोड़ दिया जाए, देखो बायर ने कहा था आपका कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और उस पर क्या बताया था कि जो साइक्लोएल्केन्स के कार्बन होते हैं कोप्लेनर में होते हैं अर्थात एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जिससे आपका एंगल स्ट्रेन हमें निकालनी पड़ती थी, तब हम जाके स्थायी बता पाते थे कि कौन सा साइक्लोएल्केन ज़्यादा स्थायी है। लेकिन इस पे ये कि सैचे-मोहर थ्योरी के अनुसार साइक्लोएल्केन्स के कार्बन कोप्लेनर में नहीं होते, और यदि रिंग को इस प्रकार मोड़ दिया जाए या फैला दिया जाए, या आपसे कहा जाए इंग्लिश पे कि फोल्डेड कंडीशन में ले जाया जाए, तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बना रहता है। तो रिंग क्या होती है, स्ट्रेन से रिलीव्ड हो जाती है अर्थात मुक्त हो जाती है और स्टेबल भी हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे साइक्लोहेक्सेन का है आपका, साइक्लोहेक्सेन का, तो साइक्लोहेक्सेन का सिंपल स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है और उस पर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। लेकिन कहा गया इस टाइप से मोड़ दिया जाए, ठीक है, फोल्डेड कंडीशन में ले जाया जाए, तो देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर एक ये बन सकता है। देख सकते हो यहाँ पे 6 कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, और छठवां कार्बन ये, इस टाइप से इस पे भी है 1 2 3 4 5 6, तो ये भी साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन की बोर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नीचे से कि साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, लेकिन इससे फोल्डेड कंडीशन में लाकर चेयर एंड बोर्ड फॉर्म में बदलते हैं, जिससे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है और रिंग स्ट्रेन से रिलीव्ड हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। तो ये है आपका स्ट्रेनलेस
आपकी कौन सी की आपका स्टेनलेस रिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका था पूरा क्वेश्चन, वही 15 नंबर पे है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर पे था कि बायर की स्ट्रेन थ्योरी बताओ और आपका स्टेनलेस रिंग थ्योरी बताओ। तो देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो आप। ठीक है, तो देख सकते हो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये आपका है थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी इन पे। देखो पहला मार्कोनिकॉफ पे लिखो, दूसरा पैरोक्साइड इफेक्ट पे लिखो, तीसरा खैरास्ट-मायो इफेक्ट पे लिखो, हाइड्रोबोरेशन पे, ओजोनोलिसिस पे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पे और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन पे। इन सब पे आपको राइट नोट लिखनी, मतलब एक टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखो आपसे मार्कोनिकॉफ का नियम एग्जाम बहुत पूछा आता है, पैरोक्साइड इफेक्ट, खैरास्ट-मायो इफेक्ट, हाइड्रोबोरेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। तो इन सब के आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे आंसर आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास मार्कोनिकॉफ का लॉ, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पे हमने लिखा मार्कोनिकॉफ ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, असममित एल्कीन की एडिशन रिएक्शन के लिए रूल दिया, जिसे मार्कोनिकॉफ का रूल कहते हैं। और फिर लिखा अकॉर्डिंग टू डी लॉ, मतलब कि आपका इस नियम के अनुसार एडिशन रिएक्शंस में जुड़ने वाले मोलिक्यूल का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। देख सकते हो ये प्रोपीन है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे कहा गया एडिशन रिएक्शन में जुड़ने वाला मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट। देख सकते हो हम ये मॉलिक्यूल जो जोड़ रहे हैं HCl, इसका निगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl-, क्योंकि इस पे H+ और Cl- होगा। तो जो निगेटिव पार्ट Cl- है ये किससे जुड़ेगा, कहा गया डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से जुड़ता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। अर्थात ये जो निगेटिव पार्ट है वहाँ जुड़ेगा जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन जहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो ये आपका Cl कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे सिंपल Cl यहाँ पे जुड़ गया और बना क्या लिया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और ये नियम आपका मार्कोनिकॉफ का नियम या मार्कोनिकॉफ का लॉ कहलाता है। इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट था। फिर बात आती है, आपसे कहा गया था खैरास्ट-मायो इफेक्ट बताओ, पैरोक्साइड इफेक्ट बताओ या एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल बताओ। तो एक चीज जान लो, ये तीनों एक ही है। ठीक है, आपसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इन तीनों में से किसी का नाम आपसे पूछा जाए, चाहे खैरास्ट-मायो इफेक्ट पूछा जाए, पैरोक्साइड का इफेक्ट पूछा जाए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पूछा जाए, तो जान जाना है तीनों एक ही है। ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है इसकी थ्योरी पे कि MH खैरास्ट एंड FR मायो ने बताया कि पैरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोपीन में HBr का योग करने पर, ठीक है देखो पढ़ लो यहाँ से, MH खैरास्ट एंड FR मायो ने बताया कि पैरोक्साइड जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में प्रोपीन में HBr का योग करने पर नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। और यह एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल या खैरास्ट-मायो इफेक्ट या पैरोक्साइड इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी आपकी थ्योरी है। आप चलते रिएक्शन की ओर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सिंपल हमने प्रोपीन लिया, HBr से रिएक्शन की। आपसे कहा गया था बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति जिससे क्या होगा, ये H आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। देख सकते हो CH3CH ये जुड़ गया और CH2Br, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, खैरास्ट-मायो इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, आपसे हाइड्रोबोरेशन पर नोट लिखने को कहता है, तो उस पर क्या करना होता है, द एडिशन ऑफ बोरेन एंड एल्केन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, जब बोरेन की एडिशन की जाती है कहाँ पे, एल्कीन पे। ठीक है, एल्कीन लिखा हुआ है, एल्कीन है। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। अर्थात देखो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं यहाँ पे, सिंपल ये समझ लो, अगर एल्कीन पे आप बोरेन को ऐड करते हो तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहलाती है वो। ठीक है, एल्कीन पे बोरेन को ऐड करते हो तो वो रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। यहाँ पे हमने लिखा प्रोपीन की रिएक्शन। ठीक है, सिंपल हमने लिखा प्रोपीन की रिएक्शन बोरेन B2S6 से करने पर ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है। सिंपल ये प्रोपीन है आपका, ये है बोरेन B2S6, इसका क्या नाम है, बोरेन, जिससे आपका ट्राई प्रोपिल ब्रोमेन बन जाएगा। 2 यहाँ बाहर लगा, CH3CH
CH2 का होल थ्राइज और यहाँ पे ये B है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ट्राईप्रोपिल बोरेन, ठीक है, ट्राईप्रोपिल बोरेन। ये सिंपल प्रोपीन है, ये है बोरेन, ट्राईप्रोपिल बोरेन बन गया, ठीक है। अगली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पे आपको नोट लिखने को आता है तो ये भी समझ लो ओजोनोलिसिस क्या होती है। लिखा गया जब ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को एथिलीन से रिएक्शन करते हैं तो उससे एथिलीन ओजोनाइज्ड बनता है, जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो सिंपल ये हमने एथिलीन ले लिया, देख सकते हो कहा गया था एथिलीन की ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ओजोन है आपका O3, इसका नाम है ओजोन, इसका नाम है एथिलीन। जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, ये CH2 और 2 ऑक्सीजन बचे ना, तो यहाँ पे लगा देना, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ओजोनाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिलीन ओजोनाइड। इसका नाम लिख लेना एथिलीन ओजोनाइड, ठीक है। फिर इसकी किससे रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। इससे रिएक्शन होगी जिससे क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO। ये जो 2HCHO निकला है ना, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका? यहाँ से क्या बाहर भैया निकल जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। देख सकते हो ये सिंपल सी आपकी रिएक्शन होगी, तो इसको भी नोट कर लो। आप चलते अगली रिएक्शन की ओर, हाइड्रेशन की ओर, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल अपघटन, ठीक है। एल्काइंस का आपको हाइड्रेशन करना था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो सिंपल जब एल्काइन का हाइड्रेशन 42% H2SO4 1% HgSO4 की प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। सिंपल देख सकते हो ये आपका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है एसीटिलीन, एसीटिलीन, ठीक है। एसीटिलीन है, H2O से रिएक्शन 42% H2SO4 प्लस 1% HgSO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे पहले आपका यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा CH2CHOH, जिसका नाम हो जाएगा वाइनिल एल्कोहल, जो तत्क्षण अर्थात तुरंत आपका CH3CHO एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आपसे कहा गया था ना जब एल्काइन का हाइड्रेशन अर्थात जल अपघटन अर्थात जल से रिएक्शन करते हैं 42% H2SO4 और आपका क्या लेना होता है 1% HgSO4 में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले वाइनिल एल्कोहल बनता है, जो आपका तुरंत एस्टल्डिहाइड CH3CHO में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी हो गए हाइड्रेशन। आप चलते आपका जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर कह रहा था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन को भी समझ लो, ये भी आपका पूछा जाता है, इस पर भी नोट लिखने को आता है। तो सिंपल नैप्थलीन इज आल्सो अ मेंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती हैं, उसे नैप्थलीन कहते हैं। देख सकते हो ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी, तो ये क्या है? नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे लिखा गया नैप्थलीन शोज 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड इट इज एक्चुअली अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी 3 स्ट्रक्चर। देख सकते हो ये आपका नैप्थलीन के 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा? नैप्थलीन। तो सिंपल आपको यही बताना था स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन, केवल इतना ही आपको नोट पे लिख देना है। तो ये सिंपल पहले लिखा कि नैप्थलीन इज आल्सो अ मेंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड एट ऑर्थो पोजीशन। ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर लिख दिया गया नैप्थलीन शोज 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड इट इज एक्चुअली ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी 3 स्ट्रक्चर। फिर आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है। तो ये थे आपके यार जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो पे बताए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो पे यार इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे, तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम बताएं तो आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और चैनल पे भी जाके देख सकते हो, और भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड रोज हो रहे हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।